खूब जिरह चल रही है कांग्रेस में, और जिरह इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में नेता कौन होगा। और इस जिरह के बीच में कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है और इसमें पार्टी संसदीय दल के नेता का चुनाव करेगी। अभी तक सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता हुआ करती थी और हाउस में विपक्ष के नेता कौन होंगे यह भी तय होना है, और संभावना यही है कि इस बार फिर से सोनिया गांधी न केवल संसदीय दल का कमान संभालेंगी बल्कि साथ ही साथ वो संसदीय दल के अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनेगी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर नामित किया जाना चाहिए और कल ये तय होगा, क्योंकि लोकसभा में इस बार सिर्फ 44 सांसद हैं तो फिर चुनौतियां उतनी ही बड़ी हैं। और ऐसे में बड़े नेताओं का मानना है कांग्रेस के कि सोनिया गांधी का नेतृत्व आज की तारीख में पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। कुछ लोग तो दबेजुबान यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी अभी भी प्रशिक्षु हैं, ट्रेनी हैं और उन्हें इसीलिए इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रियंका, when we look at her, we see Indira Gandhi, our great leader, and I remember I started my career in 1968 as a ward president of the Congress party in my village, and during the split, we all stood with Madam Gandhi, Indira ji. उन्होंने अपने कारणों से अपने को दोनों क्षेत्रों तक सीमित रखा है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी की इच्छा होगी कि वो अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों से आगे बढ़े, सभी उसका स्वागत करेंगे कांग्रेस में, लेकिन ये निर्णय प्रियंका गांधी जी को लेना है। बहस अगर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर हो रही है तो फिर जाहिर तौर पर एक विकल्प के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम लगातार बार बार सामने आ रहा है। नेता बच रहे हैं बोलने से, लेकिन कुछ नेता जैसे केवी थॉमस जीत कर चुनाव आए हैं और उन्होंने बड़े बेलौस होकर कह दिया है प्रियंका गांधी को ही सामने आना चाहिए। हालांकि इस बारे में अभी तक नेतृत्व की तरफ से कोई भी कहीं से भी सुगबुगाहट नहीं है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है वो सवालों के दायरे में है और सब लोग शर्मनाक हार मिलने के बाद सवाल खड़े करने लगे हैं। आम चुनाव में इस तरह की ऐतिहासिक हार मिलने की बार ऐसा लग रहा है कि नेताओं को अपने पुराने साथियों की याद सताने लगी है और दिग्गी राजा इसमें सबसे आगे हैं। देखिए, पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने शरद पवार और ममता बनर्जी इन दोनों को फिर से वापस कांग्रेस में लाया जाए, इस तरह की मांग रख दी है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खुद को बहुत बड़ा बना चुकी ममता बनर्जी दिग्विजय की चिंता को दूर करने के लिए क्या तैयार होंगी, या फिर इस बार एनसीपी को ज्यादा सीटें आई हैं, भले ही हालत खराब हो गई महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी कंबाइन की, तो ऐसे में क्या पवार साहब तैयार होंगे। लेकिन देखिए किस किस तरह के फॉर्मूले सामने आ रहे हैं ताकि कांग्रेस की समस्याएं दूर हों, और समस्याएं क्या हैं इस ओर भी बार बार अब इशारा किया जा रहा है, खुल के बता दिया जा रहा है कि इसे आप दूर कीजिए। पहले जो जुबान खुलती नहीं थी अब खुल रही है, और इसी के दरमियान कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में शायद पहली बार कही गई है, पहले नहीं कही जाती थी, और उन्होंने कहा है कि हो सकता है टिकट बंटवारे में जो गलतियां हुई हैं पार्टी को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए किसी न किसी को तो उत्तरदायी बनना पड़ेगा। और राहुल जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी करी, और हमें इतना हताश भी नहीं होना चाहिए। हमारा जरूर मैं मानता हूं मायूसी है, लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस को मजबूत करने का। अगर हमको सरकार पे अंकुश रखना है और लोकतंत्र को बनाए रखना है तो यह आवश्यक है एक मजबूत विपक्ष भी बीजेपी सरकार के समक्ष हो। और इधर अगर कांग्रेस में मंथन चल रहा है तो एनसीपी क्या साथ बनी रहेगी, और एनसीपी नेता आखिरकार किस तरह से इस हार को ले रहे हैं, और उनका यही कहना है कि दरअसल ये हार इसी वजह से हुई है क्योंकि गलती कांग्रेस की है और गलती यूपीए सरकार की है। एक बैठक हुई एनसीपी नेताओं की और उस बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यूपीए सरकार में घटक दलों को तवज्जो ही नहीं दिया, और इस आरोप के बाद कांग्रेस कह रही है कि हमें तो कुछ पता नहीं है उन्होंने क्या कहा है, यानी कि कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश की जा रही है। काँग्रेसच्या आमच्या जे मित्र
त्यांनी हे कधी विचार केला नाही की हा पक्ष फक्त काँग्रेस पक्षाची सरकार नाही, ही सरकार सर्व घटकांची युपीएची सरकार आहे आणि त्यामुळे नक्कीच त्याचं नुकसान या आपला पूर्ण सरकारला झालेला आहे. मैंने उनका बयान नहीं देखा है, उनका बयान नहीं सुना है. बगैर उनका बयान सुने और डिटेल से जाने उस पर कोई टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है. प्रफुल्ल पटेल ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया, कांग्रेस समझती थी कि ये कांग्रेस की सरकार है जबकि ये यूपीए की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस कभी भी अपने एलाइज से बात ही नहीं करती थी और इसीलिए शायद शकील साहब कह रहे हैं कि हमने जी सुना ही नहीं है. लेकिन अगर ये कांग्रेस और एनसीपी के बीच का घमासान है तो घमासान समाजवादी पार्टी में जो चल रहा है उसके बारे में आपको हम लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं. और आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी विधायकों को संगठन मजबूत करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया, एक अल्टीमेटम दिया और लखनऊ में हुई पार्टी की एक बैठक में उन्होंने विधायकों को निर्देश दिया. बड़े स्पष्ट तरीके से कहा गया कि 6 महीने में प्रदेश में अच्छा काम करो और समाजवादी पार्टी के खोए जनाधार को वापस लाने की कोशिश करो. और इस बैठक में जिसमें यह कहा गया कि जनाधार वापस लाइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे. दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया है. पहले 36 राज्य मंत्री बेदखल किए गए, उन्हें पद से निकाला गया और उसके बाद कुछ और फैसले, इकाइयां भंग और अब विधायकों को अल्टीमेटम. उधर मुलायम सिंह यादव ने विधायकों से यह भी कहा है कि वो निराश न हो और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वे सदन में उन्हें घेरते रहेंगे, लोकसभा में उन्हें घेरते रहेंगे. ये भी संदेश साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव ने दिया है. तो हम लोगों की बात थी कि कैसे सीट हारी, क्या हुआ, किस तरह वो तमाम कर हैं और हम लोगों ने रखे. अंतिम में नेताजी ने कहा कि 6 महीने जम के काम करिए अपना और फिर उसके बाद अगर मोदी को तो हम हाउस में तंग करेंगे. नेताजी ने पूरे चुनाव के हार जीत की समीक्षा किया और उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई है, इसलिए किसी भी कार्यकर्ता को निराश होने की आवश्यकता नहीं है. समस्या यह है कि हार हुई है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह 2017 को फिर से चुनौती बनाकर बैठ चुके हैं और अंदर खाने चर्चाएं ये चल रही हैं कि अमित शाह की अगली जिम्मेदारी अगर महाराष्ट्र है तो फिर लौट करके वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ाने आएंगे. और ऐसे में जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी थोड़ी चिंतित भी और तैयार भी होती नजर आ रही है और इसीलिए उसने कुछ निर्णय लिए हैं, लेकिन निर्णयों से कई लोग नाराज भी हैं. और आरएलडी छोड़कर समाजवादी पार्टी में अनुराधा चौधरी कुछ साल पहले आई थी, आपको याद होगा, और अब जबकि उन्हें 36 लोगों में शामिल कर दिया गया जिनसे राज्य मंत्री का दर्जा छीना गया, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और हाल ही में सरकार ने उनसे ये राज्य मंत्री का दर्जा छीना. और अनुराधा ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए आजम खान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हम लोगों के साथ जिस तरह की कार्रवाई है ये उचित नहीं है क्योंकि जिम्मेदार तो आजम खान है. राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा आज दिया और माननीय नेताजी को पहुंचाया है और यहाँ पे जो हमारी पार्टी ऑफिस है पिछली पार्टी का वहां पे पहुंचाया है. चलिए, ये नाराजगी इस बात को लेकर कि पद चला गया है और पद चला अगर गया है तो फिर कई और लोग हैं जो डरे हुए हैं कि आखिरकार किन किन का पद जाएगा जहां जहां हार हुई है. लेकिन जो पद मिलना है उसको लेकर मंथन अभी भी गुजरात भवन में जारी है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि गुजरात भवन में प्रधानमंत्री मनोनीत नरेंद्र मोदी जो बैठक कर रहे हैं अभी भी खत्म नहीं हुई है और कुछ नाम जो बाजार में चल रहे हैं और मंत्रालयों के भी चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि उन नामों में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं की, क्योंकि जो असली लिस्ट है वो नरेंद्र मोदी के पास है और वो लिस्ट 26 तारीख से पहले शायद ही किसी को पता चले. आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात. नमस्कार.